अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हमने लास्ट टाइम ग्राफ का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हमने बेसिकली ग्राफ्स की कुछ फंडामेंटल्स कवर की थी और इसमें फर्दर हमने ये देखा था कि ग्राफ को मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसमें दो हमने मेथड्स देखे थे, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन और दूसरा लिंक लिस्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। और हर डेटा स्ट्रक्चर के हम ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन अभी तक देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास है एक एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स जो कि है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो आइए इसे स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम क्या है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का काम क्या होता है कि अगर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताना चाहूँ तो अगर इसको एक जनरल टर्म में लेकर आना चाहूँ तो अगर आपसे कहता हूँ कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, से आपको अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है, आपको अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है तो देयर कैन बी मैनी पाथ, यानी मल्टीपल पाथ एक्सिस्ट कर सकते हैं आपके घर से आपकी यूनिवर्सिटी तक। ठीक है, एक रियल केस सिनेरियो है कि मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, मेरे घर से भी मेरे ऑफिस यानी यूनिवर्सिटी तक के बहुत सारे पाथ एक्सिस्ट करते हैं, आपके घर से भी डेफिनेटली करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर बहुत सारे पाथ यानी मल्टीपल अल्टरनेटिव हैं, आपके पास मेनी अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कौन सा पाथ या कौन सा रूट पिक करेंगे। ठीक है, आपसे एक जनरल सा सवाल है, आप बताएं आप कौन सा रूट पिक करेंगे। जी क्लास, अगर आपके घर से यूनिवर्सिटी बहुत सारे रास्ते निकलते हैं तो आप कौन सा रास्ता लेंगे। ठीक है, तो एक सबसे एक क्राइटेरिया ये हो सकता है, आप कहेंगे कि जो करीबी हो, करीबी नहीं होगा जिसको कहा जाएगा जो जिसका डिस्टेंस कम हो, शॉर्टकट हो। ठीक है, या फिर एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो सेफ हो। फिर एक और बात ये आ सकती है जहाँ पर ट्रैफिक कम हो। ठीक है, तो देयर कैन बी मेनी क्राइटेरिया जिसकी बेस पे आप किसी पर्टिकुलर पाथ को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह कि आपने कोई ना कोई क्राइटेरिया मैट्रिक्स की बेस पे डिसाइड किया कि मैं ये वाला पाथ ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ। तो इसी तरह शॉर्टेस्ट पाथ भी एक क्राइटेरिया है। नॉर्मली लोग जो होते हैं वो रास्ता प्रेफर करते हैं जो शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट होने का मतलब वहां आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, और शॉर्टेस्ट में कॉस्ट भी डेफिनेटली कम लगेगा, जब रास्ता ही छोटा है तो उधर खर्चा भी कम आएगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। तो यही चीज़ है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, आपने जो भी अपने रियल सिनेरियो पर अप्लाई किया ये था शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सबसे पहली हर बंदे की कोशिश यही होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ ले, यानी अगर मल्टीपल रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, से अगर मैं बात करता हूँ आपका बेस फैसल से तो कम हो जाएगा, चले मैं थोड़ा और पीछे आता हूँ, हम आते से रिग रोड की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, तो रिग रोड की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से अगर आपको पीएफ की जाना है तो यहाँ पे मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये है कि आप ये बलूच कॉलोनी वाला पुल लेकर अंदर आए और फिर वहां से भी दो पाथ एग्जिस्ट करते हैं, केकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड भी ले सकते हैं, ईबीएम कॉस्ट पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से रास्ते निकलते हैं, या फिर हो सकता है कोई और आगे जाके फिर एफटीसी की तरफ से आना चाहे तो वो रास्ता भी निकलता है। तो यहाँ पे मल्टीपल पाथ है, लेकिन आप इनमें से कोई एक पाथ पिक करते हैं। और डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपके घर से जल्दी आता है, शॉर्टेस्ट है, ट्रैफिक कम है, कोई भी वजूहत हो सकती है। लेकिन नॉर्मली हम प्रेफर जो करते हैं ना, वो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्टेस्ट रास्ता, क्योंकि इंसान की नेचर है, वो चाहता है कि ज़्यादा एफर्ट ना करे, उसको शॉर्टकट्स मिलते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट्स का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ बुरा नहीं है, अच्छी बात है, फितरी अमल है शॉर्टेस्ट पाथ लेना। लेकिन अच्छी बात क्या है इसमें, इसमें आपका टाइम बचेगा, इसमें आपका कॉस्ट बचेगा और सब कुछ। तो बिल्कुल यही सिनेरियो जब हम कंप्यूटिंग की दुनिया में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी बाज़ औक़ात हमें शॉर्टेस्ट पाथ की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब हमारा डेटा एक कंप्यूटर से निकल के दूसरे कंप्यूटर तक जाता है, यानी जब इंटरनेट पे जाते हैं। ठीक है, जब हमारा डेटा इंटरनेट पे जाता है तो इंटरनेट से मल्टीपल पीसीस कनेक्टेड हैं। अब आपके डेटा को आपके पीसी से निकल के इससे हो सकता है कहीं आपके दोस्त को आपने ईमेल की हो, वो सेम शहर में हो, या हो सकता है डिफरेंट सिटी में हो, या हो सकता है डिफरेंट कंट्री में हो। तो अब आपकी मेल आपके घर से निकलती हुई उस तक कैसे पहुंचती है, वो क्या रास्ता लेती है, तो इसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म क्या है, कोई एल्गोरिथम लगा हुआ है जो डिसाइड करता है कि मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं डेफिनेटली,
कोई भी रास्ता लिया जा सकता है। जैसे रियल लाइफ में मल्टीपल रोड्स हैं, तो नेटवर्क में भी, इंटरनेट के नेटवर्क में भी मल्टीपल रोड्स होते हैं, या मल्टीपल वायर्स हैं, या मल्टीपल वायरलेस कनेक्शंस हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आपका पैकेट, डेटा पैकेट कहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचे। तो ये जो पीछे एल्गोरिथम यूज होता है, इसमें सबसे पॉपुलर या सिंपलेस्ट एल्गोरिथम कह रहे हैं वो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जो डिसाइड करता है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वहां जाऊँ। ठीक है, तो अब आपको पूरी मैंने एक पिक्चर क्रिएट कर दी कि एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं और क्यों करने। अब देख लेते हैं जो हम करने वाले हैं वो है क्या और किस तरीके से वो काम करता है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में क्या होता है, a path from a source vertex A to B is said to be the shortest path if there exists no other path from A to B with lowest weight। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रखा गया, वेट्स। वेट्स आपको कल पढ़ाए गए थे। वेट्स का मतलब है कि कॉस्ट, यहाँ से यहाँ तक जाने का फेयर कितना होगा। तो इसमें क्या है कि लोएस्ट वेट्स, और लोएस्ट वेट्स का मतलब है अच्छी बात, यानी कम खर्चा होना अच्छी बात है। तो कह रहे हैं किसी भी रास्ते को आप तब प्रेफर करते हैं जिसका खर्चा कम हो या जिसका वेट लोएस्ट हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो वाला रास्ता लेगा अगर अल्टरनेट रास्ते मौजूद हैं जिसपे आपका कॉस्ट कम आ रहा हो, यानी जिसपे आपका वेट कम। ठीक है, और इधर क्या कह रहे हैं, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम, ये तो मैंने आपको मिसाल दे दी है, दैट इज टू फाइंड द रूट कैन रीच एज क्विक एज पॉसिबल, और जहाँ का कॉस्ट हो, ये बात भी मैंने आपको बता दी। आप प्रेफर यही करते हैं कि रास्ता भी छोटा हो, कॉस्ट भी कम हो, जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें जे जो है साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं डिक्स्ट्रास। ठीक है, जे इसमें साइलेंट है। तो डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम क्या करता है, इसकी थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीफिंग है। ज़्यादा हम ब्रीफिंग की डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। कह रहे कुछ नहीं होता, डिक्स्ट्रास में आपके पास एक ग्राफ है, डेफिनेटली उसमें कुछ वर्टिसेस हैं, उसमें एजेस हैं, और उसमें उन एजेस पर वेट्स है, और वो वेट्स नॉन नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, हमें पता है वेट्स जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव का मतलब तो ये होता है कि वो पाथ एज एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, v1 v2 v3 e1 e2 e3 ग्राफ बनाएंगे। v वेट ऑन एजेस है, ऑब्वियस है। q का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर सेट ऑफ वर्टिसेस व्हिच आर नॉट विजिटेड। ये हमारे ध्यान में रखने वाली बात है, अभी काम आएगी। q एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारी वर्टिसेस हैं या नोड्स हैं जिनको विजिट नहीं किया गया। m इज द वर्टिस इन q फॉर विच वेट इज मिनिमम, और m वो वाला वर्टिस है जिसका वेट सबसे कम हो। ठीक है, आई मिनिमम कॉस्ट एज, और एस सोर्स वर्टेक्स है। तो तीन टर्म आई है, एम मिनिमम वेट वाला है, क्यू पूरा सेट है, और एस सोर्स वर्टेक्स है। ठीक है, और इन सबको यूज करते हुए यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिसको पढ़ने को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, लेकिन अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो इसको पढ़ने को पढ़ दिया जा सकता है, लेकिन थेरेटिकल है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसे रीड कर लीजिएगा। जब आपको बात समझ में आ जाएगी तो फिर आप इसे रीड करेंगे तो आपको एक एक स्टेप मीनिंगफुल भी लगेगा कि हो क्या रहा है। इन स्टेप्स को हम करके देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स में मैं पढ़ दूंगा और आप बस सर से आपके चला जाएगा, तो बेहतर है मैं इसे अभी ना पढ़ूँ। ठीक है, हम एक्चुअली देखते हैं कि एल्गोरिथम जब अप्लाई होगा तो आगे क्या होगा। ठीक है, इसमें सिंपल प्रोग्रामिंग के स्टेप्स नहीं है कि मैं जिसको 1 to 1 कन्वर्जन कर लूँ। इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है, क्योंकि ये एल्गोरिथम एज इट इज बुक से आपके कॉपी किया गया, तो वर्ड्स में लिखा हुआ है। इस वर्ड्स के पीछे आपको कोडिंग खुद ही से डिसाइड करनी कि क्या हो। तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इसकी वर्किंग पे, और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को मुझे समझाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ये डायग्राम नहीं होगी। एक काम कर लेता हूँ, मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और साथ साथ ना पेस्ट करके आपको दिखाता जाऊंगा कि क्या हो। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली मैंने कहा कि मेरे पास ये एक ग्राफ मौजूद है जिसमें ए बी सी डी ई एफ ये नोड्स मौजूद हैं। ये नोड्स एक्चुअली क्या होते हैं, से ये राउटर्स हैं, इंटरनेट पे मौजूद राउटर्स हैं। और ए राउटर से बी राउटर पे जाने का कॉस्ट है 6, ए राउटर से सी पर जाने का कॉस्ट है 5, बी से सी पर जाने का है 5, एंड सो ऑन। ये पूरे इस पे कॉस्ट के साथ वेट्स लिखे हुए हैं। और मुझे बता दिया गया है कि इस ग्राफ का सोर्स वर्टेक्स, यानी मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ए है। ये गिवन होता है हमेशा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपके पास, यानी इस क्वेश्चन में जब भी आएगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाएगा कि ए से स्टार्ट करना है, बी से करना है, सी से करना है। और हर मरतबा स्टार्टिंग पॉइंट की वजह से आपका
सोल्यूशन बदल जाए। तो यहाँ पे फिलहाल कहा गया है सोर्स वर्टिस है ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें मैंने एक थोड़ा सा टेबल बनाया हुआ, टेबल में वर्टिसेस लिखे हुए, वी सेट बता रहा है कि टोटल आपके वर्टिसेस कितने। तो वी में सारे के सारे आपने वर्टिस लिख दिए ए बी सी डी ई एफ, और फिर उसके बाद आप लिख रहे हैं डब्ल्यू वी, जो मैंने कल आपको कहा था ना कि कल हम एग्जाम्पल करेंगे एक, उसमें समझ में आ जाएगी बात। तो ये एग्जाम्पल वही है, यानी वेट ऑन वर्टिस है, ठीक है। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है इस पे बाद में आते हैं। और नीचे लिखा हुआ है क्यू, क्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा वो वर्टिसेस जिनको विजिट नहीं किया गया है। तो चूंकि ये पहली आइट्रेशन है, अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो सारे के सारे नोड्स जो कि वी में मौजूद थे वो सारे के सारे क्यू में भी आ गए, क्योंकि अभी किसी को भी विजिट नहीं किया गया। विजिट करना क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर मैं ए पर मौजूद हूँ, ठीक है, ठीक है, सोर्स मेरी ए है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ए पे तो मेरा कोई कॉस्ट होगा ही नहीं। तो मैंने ए के कॉलम में वेट को इनिशियली लिख दिया 0, क्योंकि अभी तो मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ पे तो कोई कॉस्ट आएगा नहीं, मैं वहीं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़े रहने का कोई कॉस्ट नहीं है। तो ए पर मैंने वेट लिख लिया 0, ठीक है। मैं बताता जाता हूँ साथ साथ में किस जगह बात करूँ। ए पर वेट जो है मेरा इनिशियली जहां से भी शुरू करूंगा उसका वेट 0 होगा, यहाँ पे ए से शुरू हुआ तो ए का वेट 0 था। और मैंने इस टेबल में क्या किया कि ये मार्क कर दिया, क्योंकि ये जो है मजीद मेरा आगे नहीं बढ़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट। देन आती है आइट्रेशन 1। मेरा काम क्या होता है कि इस डब्ल्यू वी में से पिक करना वो वाला वर्टेक्स जिसका वेट सबसे कम हो। अभी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू वी के अंदर एक ही नोड मौजूद है, वो है ए, और ए का वेट है 0। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन में ए को ही पिक कर लिया, क्योंकि एक ही है तो वही मिनिमम है, ठीक है। और ए से ए तक का डिस्टेंस तो मुझे पता है 0 है, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं। अब मुझे चेक करना है क्यू में क्या रह जाता है। तो अब ये वाले टेबल को आप ध्यान दें, ये वाले वी इधर ए बी सी डी ई एफ है, लेकिन यहाँ पे क्यू जो है इसमें आप देखें ए यहाँ से हट चुका है, ए अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं ए को सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि ए मैंने यहाँ पर पिक कर लिया। ये नीचे वाला टेबल आइट्रेशन 1 का टेबल है, और जो ऊपर वाला टेबल है वो इनिशियल स्टेट थी। तो अब क्यू के अंदर सिर्फ क्या रह गया, बी सी डी ई एफ, क्योंकि ए मैंने इसमें से निकाल लिया। अब मुझे चेक क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि ए के ऊपर ग्राफ में देखना है। जी जी बता रहा हूँ, थोड़ा फॉलो करा करो साधन। जब बात कंप्लीट हो जाए ना, जब तब फिर पूछा करो कि सर ये बात रिपीट कर दें या समझ नहीं आई। मैं पूरी आइट्रेशन समझा देता हूँ फिर बात करते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने पहली आइट्रेशन में अपने सोर्स वर्टेक्स को पिक किया। चूंकि सोर्स वर्टेक्स पिक कर लिया गया तो यहाँ में क्यू में से हट गया, यानी मैं अपने टेबल में से अगर इसको देखूं तो इसको कट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ये मेरी इनिशियल स्टेट है, मैं इस टेबल को यहीं पे अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों के आसानी। अब मुझे चेक करना है अपने ग्राफ में कि ए से कितने एजेस निकल रहे हैं। तो मैंने चेक किया या ए से इंसिडेंट कौन कौन सी नोड हो रही है, तो पता लगता है एक ये एरो निकल रहा है और एक ये एरो निकल रहा है, ठीक है। ये दोनों एरोस निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है दो नोड्स हैं जो ए से इंसिडेंट हो रही हैं, वो हैं कौन कौन सी, बी एंड सी। तो मैंने यहाँ पे बी एंड सी को पिक कर लिया, और इस वेक्टर या को मैं नाम देता हूँ, या इस सेट को मैं नाम देता हूँ आई। तो आई सेट के अंदर इंसिडेंट, आई से मुराद है इंसिडेंट, और इंसिडेंट में आ गई है सिर्फ बी और सी। तो ए के लिए दो नोड इंसिडेंट हो रही है, वो कौन सी है, बी और सी, ठीक है। तो मुझे करना क्या होता है, जो भी नोड इंसिडेंट हो रही है उनका वेट कैलकुलेट करना है, और उसका फॉर्मूला सिंपल है। उसका फॉर्मूला है मिनिमम ऑफ एग्जिस्टिंग वेट, मिनिमम ऑफ एग्जिस्टिंग वेट प्लस वेट ऑफ ए। वेट ऑफ ए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ए पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें ऐड कर देता हूँ ए से बी पर जाने वाला वेट, ठीक। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेना है एग्जिस्टिंग वेट ऑफ बी, ठीक है, और उसमें ऐड कर देता है, यानी दो का मिनिमम लेना है। किन किन चीजों का मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मुझे मिनिमम लेना है, बी की बात कर रहा हूँ तो बी के लिए एग्जिस्टिंग वेट ऑफ बी, और इसका मिनिमम लेना है, ये है सम ऑफ ए और ए से बी पर जाने का कॉस्ट। तो अगर इसको मैं देखूं तो बी का इनिशियली तो देखें आप कोई वेट है ही नहीं, यहाँ पे बी एम्प्टी है, तो यहाँ पे बी एम इस जगह पे मैंने लगा दिया डैश। वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए मैंने टेबल से देखा तो मुझे पता है वेट ऑफ ए क्या है, 0 है। वेट ऑफ ए 0 था तो मैंने यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया।
और वेट ए सर ए बी पर जाने का वेट कहाँ से आएगा? ए से बी पर जाने का वेट मैं यहाँ से देखूंगा ये वाली लाइन पे क्या लिखा हुआ है जो ए से बी पर जा रही है। ए से जो बी पर लाइन जा रही है इसका वेट है 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, 0 + 6 इज 6 और मिनिमम लेना है डैश और 6 का, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 6। तो ये जो 6 है मैं कहाँ लिख दूंगा जाकर, ये 6 में लिख दूंगा इस जगह पर। इनिशियली बी में कुछ नहीं था लेकिन अब यहाँ पर आ गया 6। सिमिलरली यही प्रोसेस मैं सी के लिए करूंगा। सी का वेट और ए का वेट और ए से सी पर जाने का वेट जो कि है 5। तो सी का इनिशियल वेट कुछ नहीं है, डैश आ गया। ठीक है, ए का वेट 0 है, मैंने टेबल से देख के लिखा यहाँ से। और फिर उसके बाद मैंने सी पर जाने वाला वेट ग्राफ से देख के लिखा जो कि है 5 और उसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया रिजल्ट 5। तो वेट ऑफ सी मेरे पास आ गया है अब 5, तो मैंने इस टेबल में अपडेट कर दिया और इस टेबल में जाहिर सी बात है क्यू में से ए निकल चुका था तो ये स्टेट आ। तो अगर इस टेबल को मैं क्लियर करके आपको लिए बना लूँ तो यहाँ पे अब 6 आ चुका है, यहाँ पे 5 आ चुका है और यहाँ से ए निकल चुका है। ठीक है, तो अब ये जो अपडेट्स मैंने फर्स्ट आइट्रेशन के बाद इस टेबल में किए हैं, अगर आप चेक करें तो ये टेबल और ये टेबल अब दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए। ठीक है, यही तो अपडेट्स आई हैं। देखें ऊपर वाले टेबल में यही अपडेट्स हो गई हैं, इसमें 6 और 5 आ गया है और ये निकल गया है वहां से। ठीक है, तो ये टेबल तो ये आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि सामने एक और टेबल मौजूद है जो इनिशियली एम्प्टी था लेकिन अब उसमें कुछ आ गया। तो उसमें क्या आ गया है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या आ गया है। उसमें क्या है, मुझे ये तो मुझे पता है, ये तो मेरी सोर्स थी, मैंने इसको कट कर दिया। अब मैंने चेक ये किया कि ए से मैं किन किन नोट्स पे जा सकता हूँ। ए से मैंने ये इंसिडेंट वाले को चेक किया, इसमें बी मौजूद है और सी मौजूद है। तो बी और सी पर मैं जा सकता हूँ थ्रू ए। तो मैंने सिंपली क्या करना है, बी के सामने भी ए लिख देना है और सी के सामने भी ए लिख देना है। ये मेरा राउटिंग टेबल है। ये मुझे ये बता रहा है कि अगर मुझे सी पर जाना है या बी पर जाना है तो मैं ए के थ्रू जा सकता हूँ। ठीक है, इस टेबल से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि बी को विजिट करना हो या सी को विजिट करना हो तो मैं ए के थ्रू कर सकता हूँ। और ग्राफ आपको यही बता रहा है कि अगर मैं ए पे मौजूद हूँ तो यूं आऊंगा तो बी पे आ जाऊंगा और अगर यूं आऊंगा तो मैं सी पर आ जाऊंगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने ये चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, एक नोट पिक करी और उस नोट पे चेक किया कौन कौन सी नोट इंसिडेंट हो रही है, उन नोट के वेट्स को अपडेट किया और टेबल में पुट कर दिया। और दूसरे टेबल में उन नोट्स के आगे मैंने, इंसिडेंट नोट्स के आगे मैंने ए का नाम लिख दिया क्योंकि मैंने ए से स्टार्ट किया था। ये वाला नाम मैंने लिख दिया इन दोनों का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है? जी सादेन। ठीक है, तो अब यही काम जो है हमें मजीद आगे करना है। ये टेबल हमारा मजीद अपडेट होता जाएगा क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने ए से बी पर आया हूँ। मुझे सारे जो पाथ्स हैं ना उन सबको जो है कहना चाहिए एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कर करके अपना टेबल फिल करते जाना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा, अब आगे यहाँ पे जो है मसला ये है कि यहाँ पे आपकी ग्राफ नहीं है, तो आपको ग्राफ की ज़रूरत है। तो मैं एक काम यहाँ पे करता हूँ कि वही ग्राफ को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कहीं साइड पे ना, ताकि हम समझ तो सकें कि हो क्या रहा है। तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, मच बेटर। थोड़ा सा मैं इस पे जो है गुजारा करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। जो अब हमें काम है, ऊपर का तो हमारा काम हो गया ना, तो अगर वो छुप भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अब आगे वाला हिस्सा देखना है, नीचे वाला रेक्टेंगल।
तो ये मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और अगले पेज पे भी कर देता हूँ, क्योंकि हर जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी टेम्परेरीली। इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ कहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसको टेम्परेरीली कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस था वहाँ पे मैंने इसको ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब क्या है मेरा काम, जैसे कि मैंने बताया था कि ग्राफ में से पिक करना होता है मिनिमम आइटम, ठीक है, मिनिमम यानी एम निकालना होता है। तो आइट्रेशन 2 में जो मैंने मिनिमम निकाला है, अच्छा ये बात ध्यान रहे, ये जो टेबल आपके साथ बने हुए हैं ये इनकी फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट का मतलब है जब ये सब पूरी आइट्रेशन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तब ये वाला टेबल आएगा। और इनिशियल स्टेट कहाँ पे, वो प्रीवियस आइट्रेशन में थी। तो प्रीवियस आइट्रेशन का मतलब यह है कि मैं अभी ये जो मिनिमम की बात कर रहा हूँ ना, मैं इस टेबल की नहीं बल्कि इस टेबल की बात कर रहा हूँ। तो अब इस टेबल में अगर आपसे पूछा जाए कि देखें मिनिमम फाइंड आउट करें, तो मिनिमम कौन सा है, इसमें आप मुझे बता सकते हैं ए बी सी में से मिनिमम कौन सा है? जी क्लास, ए बी सी में से मिनिमम कौन सा है, यानी छोटी वैल्यू कौन सी है? क्लास कैन यू हेयर मी? बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड और ऑब्वियस है ए मिनिमम है। लेकिन मैं ए को मिनिमम कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ए का ये वाला कॉलम एम्प्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए, तो मैं जब मिनिमम ढूंढ रहा हूँ तो ए वाला को कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ए को मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, ए की बारी आ चुकी है, क्योंकि ए इधर प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी मुझे मिनिमम ढूंढना होगा, मुझे उन नंबर्स में ढूंढना है जो क्यू में प्रेजेंट नहीं है, सॉरी क्यू में प्रेजेंट है उनमें ढूंढूंगा मिनिमम एलिमेंट। तो क्यू में ए मौजूद नहीं है, यहाँ पर ए मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है मिनिमम जो मुझे ढूंढना है वो ढूंढना है बाकी सब में। और बाकी सब में देखा जाए तो सिर्फ ये दो एलिमेंट मौजूद हैं, 5 और 6। तो इसमें मिनिमम क्या बनेगा मेरे पास, जैसा कि साधन ने बताया 5, क्योंकि ए तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ए विजिट हो चुका है, तो मैं उसको दोबारा से नहीं करूंगा, ए के लिए दोबारा इटरेशन रन करने की तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या बनेगा, सी, ठीक है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन लेके मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ कि मिनिमम इज सी। तो मिनिमम सी है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या मैंने सी ही पिक किया है। तो दैट्स इट, मैंने इसमें सी ही पिक कर दिया, सी यहाँ पे पिक किया। ग्राफ को चेक किया तो पता लगा सी पर कौन कौन सी नोड निकल रही हैं, एफ पे निकल रही है और डी पर निकल रही है, ये दो आ रही हैं, ठीक है। तो ये देखें सी पे जो इंसिडेंट हो रही है वो आ गए डी और एफ। तो मुझे डी और एफ की वेट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और अभी आपने, फिर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे प्रीवियस वाले टेबल से देखना है। तो डी और एफ की इनिशियली कोई वैल्यूज नहीं थी, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस, यानी डैश आ गया। डैश का मतलब है एब्सेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वेट। पीछे टेबल में हम जाके दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं, और आपको मैं दोबारा से रिविजिट करा के दिखा देता हूँ, डी और एफ का कोई वेट नहीं है। डी और एफ का आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वेट नहीं है, डी भी एम्प्टी है और ई भी एम्प्टी है, तो डी और एफ का कोई वेट नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डी और एफ को रख लिया डैश, डी डैश आ गया। और वही वाली बात है कि मुझे डी का नया वेट चाहिए, तो मैं किस पॉइंट से निकाल रहा हूँ, मैं सी से निकाल रहा हूँ। तो बात हो रही थी कि अब मैं आइट्रेशन 2 पर हूँ, और यहाँ पे मुझे डी और एफ के वेट अपडेट करने हैं, क्योंकि जो मैंने मिनिमम वर्टेक्स सेलेक्ट किया है वो है सी, ठीक है। यानी यहाँ से मैं सी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सी से अगर देखा जाए तो इंसिडेंट हो रहे हैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो एजेस, एक डी पर हो रहा है और एक एफ पर हो रहा है, ठीक है। तो फिर मुझे जो वेट्स कैलकुलेट करने हैं वो डी का कैलकुलेट होगा और एफ का कैलकुलेट होगा, ठीक है। इनिशियली जो हमारे पास टेबल था, और वो इनिशियली टेबल क्या है, आइट्रेशन 2 से पहले जो टेबल है हमारे पास, यानी आइट्रेशन आफ्टर आइट्रेशन 1 जो टेबल है, मैं उसको दिखा देता हूँ तो आपको आपको पता लग जाए डी और एफ का हमारे पास कोई वेट नहीं है। तो मैं एक स्लाइड पीछे कर देता हूँ, और अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर डी पर कोई वेट नहीं है, एम्प्टी है, और एफ पर भी कोई वेट नहीं है, यहाँ पर एम्प्टी, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट आइट्रेशन में आऊँगा तो यहाँ पर जब बात की जाएगी कि एट प्रेजेंट डी और एफ के कोई वेट हैं, तो कोई वेट नहीं है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया डैश, ठीक है। और उसके बाद
जो फॉर्मूले में मुझे क्या करना होता है, चूंकि मैं सी से डी की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, तो एक तो मुझे ऐड करना होता है सी का वेट और फिर सी से डी तक आने का वेट। तो यहाँ पे मैंने लिखा सी का वेट, ठीक है, और इसमें ऐड हो जाता है सी से डी तक आने का। तो सी का वेट मुझे कहाँ से मिल जाएगा, सी का वेट ऑलरेडी टेबल के अंदर मौजूद है, क्योंकि मैं सी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो सी मैंने पिक किया है, तो इसका मतलब सी ऑलरेडी टेबल के अंदर मौजूद है। तो आप ये देख सकते हैं बैक पे है थोड़ा सा, सी के अंदर वेट लिखा हुआ है 5, तो मैंने ये 5 यहाँ प्लेस कर दिया। और सी से डी पर आने का वेट मुझे मिलेगा एक ग्राफ से, सी से डी पर आने का वेट है 2, तो ये यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर दिया 5 और 2, और मेरे पास जो डी का अपडेटेड वेट बन गया वो बन गया है 7। सिमिलरली यही प्रोसेस जो है मैंने एफ के लिए किया, तो एफ के लिए किया तो वही वाली बात है, सी का वेट तो 5 ही है इसमें भी, लेकिन जो एफ पर आने के लिए वेट यूज होगा वो क्या है, 3 यूज होगा। तो इसको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट बन गया 8। तो आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन जब मैं इस टेबल को अपडेट करूंगा तो सिचुएशन ऐसी होगी कि मेरे पास दो मजीद वेट्स आ जाएंगे यहाँ पर 5 एंड 7, ठीक है, 5 एंड 7 मेरे पास यहाँ पर वेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरलैप नजर आ रहा होगा, और ओवरलैप जैसे कि आपको याद होगा पिछले सेशन में, ये ग्राफ मुझे रिक्वायर्ड है टेबल फिल करने के लिए, और ये हर पेज पर मौजूद नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पेज पर था, तो सिर्फ कीप अप करने के लिए यहाँ पर टेम्पररी जो है मैंने इंसर्ट कर दिया है। होपफुली इतना इसमें हर्डल नहीं आ रहा होगा। बैक साइड पे आप देख पा रहे हैं ब्लू में टेबल में फिल हुआ है। अच्छा, टेबल में सब सॉरी फिल हुआ है डी और एफ ना, सी तो पहले से फिल था, डी की वैल्यू 7 मैंने प्लेस कर दी और एफ की वैल्यू मैंने 8 प्लेस कर दी, ठीक है। अब चूंकि आइट्रेशन 2 और 3 एक ही पेज पर है तो आप साथ साथ कंपेयर कर पाएंगे कि टेबल्स में हो क्या है। अब अगर मैं ये वाली आइट्रेशन, अच्छा और एक और काम मुझे करना होता है, मुझे ये दूसरा राउटिंग टेबल भी अपडेट करना है। ये वाला टेबल मेरा राउटिंग टेबल कहलाता है, और मुझे इसमें क्या अपडेट करना है, मुझे ये अपडेट करना है डी और एफ के सामने सिंपली लिख देना है सी, कि डी और एफ पर जाया जा सकता है, कहाँ से, सी से जाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखें डी के सामने भी मैंने लिख दिया सी और एफ के सामने भी मैंने लिख दिया सी। सिर्फ ये बात तो इंडिकेट कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम सी टू डी एंड फ्रॉम सी टू एफ। और सिमिलरली जो पिछली एंट्रीज हुई में वो ये बता रही थी कि ए से बी पर भी जाया जा सकता है और ए से सी पर भी, और स्टार्ट हमने ए से ही किया था तो ए पे मैंने लाइन लगा दी है, ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है या सोर्स वर्टेक्स। अब मजीद अगर मैं आइट्रेशंस को आगे बढ़ाता हूँ तो शायद आपको बात ज्यादा समझ में आना शुरू हो, क्योंकि अब हमारा टेबल काफी हद तक फिल हो गया। अच्छा, अब आइट्रेशन 3 पर आ रहा हूँ मैं, और मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम इन दिस रो, लेकिन मैं वो मिनिमम पिक करूंगा जो ऑलरेडी विजिटेड नहीं हो चुका है, यानी ऑलरेडी विजिटेड जो हो चुके हैं उनको यहाँ से मैंने हटा दिया कि यानी मैं ए को पिक नहीं कर सकता, और ए के बाद मैंने अभी सी विजिट किया तो मैं सी को पिक नहीं कर सकता। यानी यहाँ से 0 और 5 के अलावा जो नंबर है उसमें मुझे चेक करना है कि मिनिमम नंबर कौन सा है। तो अगर आप लोग बताना चाहें कि मिनिमम नंबर कौन सा है, बी के पास है, ई के पास है, सॉरी बी के पास है, एफ के पास है, या डी के पास है। ई पर कुछ नहीं है, ठीक है, ई पर तो ये ग्राफ का 5 आ रहा है, ई पर डैश है सिंपली। तो देखने से पता लग रहा है बी का वेट है 6, डी का वेट है 7 और एफ का वेट है 8। तो मिनिमम वेट जो यहाँ पे कंसिडर होगा वो होगा बी का, तो जो नेक्स्ट नोड में पिक कर लूंगा वो है बी, बिकॉज डब्ल्यू वी यानी वेट ऑफ बी इज मिनिमम इन वर्टिस बी एंड इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ क्यू, और ये क्यू का पार्ट भी है, यानी इसको मैंने पहले विजिट नहीं किया, इसके ऊपर पहले प्रोसेसिंग नहीं हुई भी है। तो अब मैंने यहाँ पे बी को पिक कर लिया, और जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे बी को पिक किया है तो नीचे वाले टेबल में जब अपडेट है तो यहाँ पे देखिए बी भी रिमूव कर दिए गए। क्यू वो वाला सेट है जो ये बताता है कि कौन कौन सी नोड विजिट हो चुकी हैं, जो विजिट हो चुकी है तो वो इसमें से मैं निकाल देता हूँ, जो नॉन विजिटेड होती हैं या जिन पे प्रोसेसिंग बाकी होती है वो मैं इसमें रहने देता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब मैंने बी को पिक कर लिया। अब बी को अगर मैं पिक करता हूँ तो बी मेरे पास है यहाँ, और बी से अगर मैं एरोज देखता हूँ तो बी से एरो निकल रहा है एक ये सी, बी से एक और एरो निकल रहा है ये एफ, बी से यहाँ पे एक और एरो निकल रहा है ई, यानी बी से 3 मेरे पास निकल गए। अच्छा, यहाँ पे अपडेट आपने क्या किया, क्यू को अपडेट कर लिया और आपने बता दिया क्यू में सिर्फ रह गया डी ई एफ, ठीक है, बी भी निकल गया, ए और सी तो पहले ही निकल गया। और बी के इंसिडेंट की बात की जाए कि कौन कौन से इसमें से वर्टिस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो वो है सी ई एफ, ये रहा सी, ये रहा एफ और ये रहा ई, ये आ जाता है इंसिडेंट के सेट के अंदर, ठीक है, सी ई एफ।
लेकिन सिंस सी इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्यू, क्योंकि सी अब क्यू का मेंबर नहीं है, इसका मतलब है सी ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो मुझे ये भी देखना होता है कि मैं वो वाले वर्टिस इंसिडेंट में सिर्फ कंसिडर करूंगा जो क्यू के अंदर मौजूद हैं। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ई, पहले मैंने चेक किया भाई सी क्या इसके अंदर मौजूद है, इस सेट के अंदर। मुझे कंपेयर करना है इंसिडेंट सेट को क्यू वाले से। तो मैं इसमें से चेक करूंगा कि इंसिडेंट में सिर्फ मैं उन्हें कंसिडर करूंगा जो इसके अंदर मौजूद। तो सी को मैंने चेक किया, वो क्यू का पार्ट नहीं है, मैंने इसे यहाँ से ड्रॉप कर दिया। ई को चेक किया मैंने, मौजूद है क्यू के अंदर, ठीक है, ई इज वैलिड। एफ को मैंने चेक किया, यस एफ इज वैलिड। क्योंकि सी को मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ तो मैं दोबारा से पीछे की तरफ तो नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सी पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सी से पहली आइट्रेशन में अगर आ चुका है तो इसका मतलब यही है कि वो कम कॉस्ट में ऑलरेडी रीच हो चुका है। यानी अगर मैं सी पे जाना चाहता हूँ और प्रीवियस वाले आइट्रेशन में आ चुका है तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे कम स्टेप या कम कॉस्ट लगा। और अब अगर मैं एक अगले स्टेप में जाऊंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर पहुंचने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। इट्स लाइक कि मैं अगर बात कर रहा हूँ कि इसके लिए एग्जांपल वही लाता हूँ जो मैंने आपको रास्ते वाली दी थी। तो अगर बात की जा रही है कि मैं से जाना चाहता हूँ तो ऐसी लोकेशन से रखता हूँ कि, अच्छा ठीक है इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के। ऐसे है कि मुझे सदर से जाना है आपकी पीएफके यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब सदर से अगर मुझे जाना है पीएफके यूनिवर्सिटी, सदर भी छोड़े, मैं डायरेक्ट एफटीसी पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब या तो मैं एफटीसी से डायरेक्टली विजिट करके चला जा सकता हूँ आपकी कोरंगी क्रॉसिंग पे, ठीक है। या एक तरीका ये था कि मैं वहां से वापस इधर आ गया हूँ, किस तरफ, बलोच के पुल की तरफ, और फिर बलोच के पुल से एक स्टेप एक्स्ट्रा लेने के बाद मैं जाता हूँ कहाँ पे, दोबारा से कोरंगी क्रॉसिंग पे या कीट की तरफ। तो अब आप बताएं डज इट मेक सेंस कि ये मैं पहले वाले जो अपना रूट मैंने लिया था उसे रिप्लेस कर दूं ये बाद वाले रूट से जो कि ज्यादा कॉस्ट और ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ऑब्वियसली इट डजेंट मेक सेंस कि ऑलरेडी मैं एक शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंच चुका हूँ कीट, और फिर उसके बाद मैं उस रास्ते को रिप्लेस करूँ एक ऐसे रास्ते से जो कि टाइम भी ज्यादा लेता है और कॉस्ट भी ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे ये वाला केस आ रहा है। सी चूंकि ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो दोबारा से सी को कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अब सी को कैलकुलेट किया भी तो उसका वेट ज्यादा आएगा और वो सारी मेरी कैलकुलेशन वेस्ट हो जाएगी क्योंकि मैं रिप्लेस ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने सी को निग्लेक्ट कर दिया और सिर्फ आई के अंदर किसे कंसिडर कर लिया, ई एंड एफ को, ठीक है। ये बात समझें, मैंने सिर्फ और सिर्फ ई और एफ के लिए कैलकुलेट करना है। तो ई और एफ के लिए जब मैं वेट कैलकुलेट करने गया हूँ तो फॉर्मूला वही आ गया। ई की प्रीवियसली यहाँ पर देखा जाए तो डैश है, कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने यहाँ पर डैश प्लेस कर दिया। और बी का अगर वेट देखा जाए तो बी का वेट है 6, मैंने 6 को यहाँ रख लिया। और 6 में मुझे ऐड करना है बी से कहाँ पर जाने का कॉस्ट, मैं इस वक्त कहाँ पे जा रहा हूँ, बी से ई पर। तो बी से ई पर जाने का कॉस्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो आ रहा है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड कर। तो बी पे वो कॉस्ट ऐड हो गया जो मैंने टेबल में पहले फिल कर दिया था। तो 6 + 3 इज 9, तो ई का वेट आ रहा था 9। तो आपने देखा कि मैंने ई पहले डैश था और अब अपडेटेड टेबल में यहाँ पे 9 प्लेस कर दिया। इसी तरह जब मैंने कैलकुलेट किया एफ के लिए, तो एफ का वेट प्रीवियसली था 8, अब उसने बी का वेट ऐड किया और बी से एफ पर आने का वेट है मेरे पास 2। तो यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया और ये बन गया मेरे पास 8। तो 8 और 8 का अगर मैं मिनिमम कैलकुलेट करता हूँ वो 8 ही रहेगा, तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ा। तो एफ का वेट पहले भी 8 था और अभी भी 8 ही लिखा रहा। तो चूंकि मुझे नया मिनिमम नहीं मिल रहा तो मैंने 8 ही को रहने दिया, मैंने चेंज नहीं किया। मैं चेंज सिर्फ उस वक्त करूंगा जब मुझे उससे बेहतर रास्ता मिले। और टेबल में मैं क्या चेंज करूंगा, अब टेबल में कहा जा रहा है कि अगर आपने ई और एफ पर जाना है तो आप बी से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ मैंने ई को रिप्लेस किया, बी से एफ को नहीं किया। एफ को क्यों नहीं किया, क्योंकि एफ पे जब मैंने यहाँ से ये वाला वेट कंसिडर ही नहीं किया तो मुझे अपडेट करने की क्या ज़रूरत है। यानी मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जो मेरा जो है डिस्कवर्ड रूट है वही बेहतर है, मुझे चेंज करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ज़रूरत तो तब है कि जब मुझे आप उससे बेहतर या उससे कॉस्ट इफेक्टिव पाते हैं। इस बात को ऐसे क्लियर कर सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे इस एग्जांपल में से कुछ मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं मॉडिफाई क्या करता हूँ, ये बी से एफ पे जाने का जो वेट है वो 1 कर देता हूँ 2 के बजाय।
फिर बताता हूँ कि आपको चेंजेस क्या क्या। तो अगर ये 1 हो गया वेट तो इसका मतलब है यहाँ पे ऐड होगा 1। 6 + 1 7 होता है। 7 और 8 में अगर मिनिमम लिया जाए तो वो आता है 7। तो एग्जिस्टिंग वेट ई का जो सॉरी एफ का वेट है वो 8 था, लेकिन अब जो मैंने से कैलकुलेट किया वो है 7। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पुराना वाला वेट था मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा और इस जगह रखूंगा नया वेट। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले मैं जिस रास्ते से एफ पर जा रहा था वो रास्ता ज्यादा कॉस्ट ले रहा था, और अब जिस रास्ते से जा रहा हूँ उसका कॉस्ट बेहतर है, यानी वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इस वक्त मैं रिप्लेस कर दूंगा, और जब मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट करूंगा तो अब देखें एफ के लिए मैंने कौन सा वेट कंसिडर किया है, वो वाला वेट कंसिडर किया है जो मुझे मिल रहा है बी से। ठीक है, एफ के लिए मैंने वो वाला वेट कंसिडर किया है जो मुझे मिल रहा है बी से। तो यहाँ पर भी एफ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सी के बजाय बी लिख दूंगा, क्योंकि अब मैंने वेट बी वाला कंसीडर किया है। तो राउटिंग टेबल में भी एफ का पाथ अपडेट कर दूंगा और ये बताऊंगा कि अगर एफ पे जाना है ना तो बी वाले रास्ते से होते हुए जाना, क्योंकि वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, यानी वो कहेगा कि हाँ ठीक है सी से भी जाया जा सकता है, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा शॉर्टकट रास्ता निकाल लिया और रास्ता है थ्रू एफ, थ्रू बी। सॉरी, एफ पे जाने का एक और रास्ता है, वो है थ्रू बी। तो बात समझ रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम जब आ जाएगा तो आप पुराने वाले को रिप्लेस कर देंगे और राउटिंग टेबल में भी रास्ता अपडेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लास अभी तक फॉलो कर रहे हैं जो लोग मेरे साथ हैं? ये मिनिमम वाली बात ही इसमें समझने की है कि जब मेरे पास उससे बेहतर रास्ता आ जाता है, यानी मिनिमम का मतलब है बेहतर कॉस्ट, कम कॉस्ट, कम कॉस्ट का मतलब ज्यादा बेहतर रास्ता। चलिए ठीक है, एक आंसर आया है, समझ में आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगी। नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको देखिएगा और बार बार देखिएगा, ये एग्जाम के भी पॉइंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल हमारा वेट 1 नहीं था, 2 था, तो कोई फर्क नहीं आया, तो एफ में स्टिल सी लिखा हुआ। लेकिन अगर मेरा टेबल, इन दो टेबल्स को आप कंपेयर करें, मैं अब यहाँ से काम ये करता हूँ कि इस डायग्राम को हटा देता हूँ, क्योंकि हम काम कर चुके हैं। तो मैंने ये जो टेम्परेरी ऐड किया था मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप सही से कंपेयर कर सकें। तो अब अगर आप कंपेयर करें आइट्रेशन 2 के बाद वाले टेबल में और आइट्रेशन 3 के बाद वाले टेबल में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बी था, चूंकि मैंने बी यहाँ पे निकाल लिया तो फिर यहाँ से बी यहाँ पे से रिमूव हो गया। ये जगह पे आप देखें तो चेंज आया है, यहाँ पे बी नहीं है। ठीक है, फर्दर अगर आप इधर ध्यान दें तो इधर ई का वेट नहीं था, लेकिन अब इस जगह पर ई का वेट आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा टेबल अपडेट हो रहा था। मैं तो यहाँ पे बात समझाने के लिए आपको बार बार टेबल अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन आप जब पेपर पेंसिल अप्रोच पे करें तो आपके लिए इनफ है कि आप एक ही दफा टेबल बनाएं और उसी में कट कट करके अपडेट करते रहें या उसे फिल करते हैं। तो आपको बार बार हर आइट्रेशन के बाद टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसी टेबल के अंदर, यानी आप टॉप पे ये टेबल बना लें जिसमें वेट्स आ रहे हैं, और एक टॉप पे एक टेबल बना लें राउटिंग वाला, और एक एक करके हर आइट्रेशन के बाद उसको फिल करते जाएं। और फिल कर, जैसे मैंने अभी फिल करके बताया ना कि अगर मैं इसी टेबल को अपडेट करूँ से, सपोज कर लेते हैं ये टेबल है, तो यहाँ पे चूंकि मेरे पास अब आइट्रेशन 3 के बाद अगर मुझे इसे अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे मैं 9 रख दूंगा और यहाँ से बी को मैं कट कर दूंगा। ठीक है, फिर अगली आइट्रेशन होती है, इससे हो सकता है मैं अब अगर देखा जाए तो मेरे पास बचे डी ई एफ में से अगर मैं डी को जाहिर सी बात है निकाल लूंगा, डी मिनिमम है, तो यहाँ से डी जब निकल जाएगा तो मैं डी को भी यहाँ से कट कर दूंगा और इवेंचुअली सारे कट होते जाएंगे और मेरा एल्गोरिथम तब स्टॉप हो जाएगा जब आखिरी एक ही रह जाए, या समझ एम्प्टी हो जाएगी। आखिरी रह जाएगा तो क्या होगा वो फिर मैं आपको बताता हूँ जब आखिरी हमारे पास रह जाता है। ठीक है, तो आप यहीं पर अपडेट करते रहेंगे और पाथ भी यहाँ पे सिंपली एडजस्ट कर देंगे। से अगर ये चेंज हो जाता है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और कहता हूँ भाई इसे ये ए हो गया, या जो भी है, कुछ भी हो सकता है। आप यहीं पे अपडेट्स करते रहेंगे, आपको बार बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं है इन एग्जाम, एक दफा बनाना काफी, क्योंकि पेपर पेंसिल पे 1 इज इनफ। ठीक है, ये हो गया। आप ध्यान रखिएगा मेरे पास स्टेट क्या है, मेरे पास स्टेट क्या है, डी ई एफ बचे 7 8 9। ठीक है, मुझे इनको पिक करना है। तो डी एफ 7 8 9 में से आपने देखे मैंने डी को पिक कर लिया क्योंकि डी का मिनिमम था। तो क्यू में रह गया सिर्फ और सिर्फ ई और एफ, और डी को अगर मैंने चेक करा तो डी से जो एरो निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एफ पर जाता है। ठीक है, मैंने चेक किया क्या एफ जो है मेरा भाई पार्ट है ई क्यू का, हाँ क्यू के अंदर स्टिल मौजूद है, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया और एफ का वेट कैलकुलेट करने की कोशिश की। डी से मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की। इत्तेफाक की बात यह है कि पुराना वेट एफ का 8 है और नया जब मैंने डी के थ्रू कैलकुलेट किया तो डी का वेट मैंने टेबल से देखा तो 7 था। 7 में नया जो इसमें वेट आया ऐड किया
तो ये भी 8 और 8 ही बन रहा है, यानी डी एफ पे मैं कहीं से भी जा रहा हूँ मेरे पास वेट 8 ही आ रहा है। तो ये स्टिल 8 है, तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज तो मैं तब करता जब मेरे पास अच्छा रास्ता आ जाता, यानी बेटर पाथ आ जाता। तो अभी मेरे पास कोई बेटर पाथ नहीं आया, तो ये वाली आइट्रेशन मेरी कोई खास इससे रिजल्ट नहीं आया। एक ही इंसिडेंट था और मुझे उसको करने के बाद पता लगा इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। देन मेरे पास अब क्या रह गए, ई और एफ। ई और एफ में छोटा कौन सा है मेरे पास, एफ। तो मैंने यहाँ एफ पिक कर लिया। एफ पिक किया तो क्यू में सिर्फ और सिर्फ ई रह गया, यानी ई यहाँ से हट गया, सॉरी एफ यहाँ से हट गया, ई रह गया। एफ मैंने निकाल लिया तो ई रह गया। अब ई पर जब मैंने चेक किया, एफ में मैंने चेक किया भाई एफ में इंसिडेंट कौन कौन से हो रहे हैं, तो एफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड निकल रही है, वो है ई। और ई इंसिडेंट भी है और ई क्यू के अंदर भी मौजूद है, तो परफेक्टली वैलिड है। मैं इसके लिए प्रोसेसिंग करूंगा। प्रोसेसिंग करने आया हूँ और पता चलता है जी ई का जो पहले से मौजूद वेट है वो है 9, और एफ का जो वेट है वो है, अच्छा एफ का वेट यहाँ पे मेरा ख्याल से गलत लिख दिया गया। एफ का वेट क्या है हमारे पास, 8 है ना। एफ का वेट है 8, एफ का वेट है 8। और 8 में अगर मैं ये वाला वेट ऐड करता हूँ जो कि ई पर जाने के लिए होगा, तो वो है 3। और जाहिर सी बात है अब 8 + 3 11 होता है, और 11 और 9 में अगर मिनिमम लेना हो तो 9 इज मिनिमम, यानी ऑलरेडी जो मैंने पहले पार्ट दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था, वो बेहतर था अब वाले से। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इस वाले टेबल में और इस वाले टेबल में कोई चेंजेस नहीं आ रही, ये वही है। क्योंकि मैंने नए वेट्स कंसीडर ही नहीं करे, तो मेरा राउटिंग टेबल भी चेंज नहीं हो रहा। उसमें बी पे जाना है तो ए सी जाएंगे, सी पे जाना है तो ए से जाएंगे, डी पर जाना है तो सी से जाएंगे, ई पर जाना है तो बी से जाएंगे, एफ पे जाना है तो सी से जाएंगे। ये टेबल 2-3 आइट्रेशन से सेम चल रहा है, क्योंकि मेरे पास अपडेटेड जो वेट्स आ रहे हैं वो बेहतर नहीं है पहले वेट से। वो या तो इक्वल आ रहे हैं या तो ज्यादा आ रहे हैं, और इक्वल और ज्यादा के केस में मैं अपडेट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपडेट उस वक्त करूंगा कि नए वेट्स बेहतर यानी स्मॉलर आ जाएं इन वेट, यानी इन नंबर स्मॉलर नंबर आएंगे तो मैं उसे कंसिडर करूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक और आइट्रेशन में। इससे पहले क्लियर करूँ, ये यहाँ से टेम्परेरी रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसे देख सकें। ठीक है, अब आप चाहें तो इन दोनों टेबल को कंपेयर कर लें। देखें इधर से कुछ भी चेंज नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे जो है पहले डी रिमूव हो गया था इस जगह पे। और अगर इन दोनों टेबल्स को कंपेयर करें तो इन दोनों टेबल्स में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एफ रिमूव हो गया और कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, वेट्स भी चेंज नहीं हुए क्योंकि वेट जो मेरे नए आ रहे हैं वो पुराने वालों से बेहतर नहीं है, यानी लार्जर है देन द प्रीवियस में, तो इनमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ई बचा है। अगर मैं ई निकाल भी लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्ज करें अगर मैं ई निकाल लेता हूँ और यहाँ पे से मैंने ई को निकाल लिया। ठीक है, ई को अगर मैं चेक करूँ तो ई से इंसिडेंट हो रहा है डी, लेकिन डी तो मेरे क्यू का पार्ट है ही नहीं। तो ई अब चूंकि क्यू में कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब है फर्दर प्रोसेस करना बेकार है। तो इसलिए लास्ट आइट्रेशन जो एलिमेंट के लिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा यहाँ पर जो है एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका है। यानी इस वक्त जो मेरे टेबल की स्टेट है वो मेरी फाइनल फुल एंड फाइनल स्टेट्स है। अच्छा, तो अब मुझे करना क्या था, टेबल तो मैंने बता दिया फुल एंड फाइनल है, नीचे से मैंने क्यू वाली रॉ हटा दी और ये मेरा राउटिंग टेबल। कह रहे हैं कि अब मुझे अगर कोई पाथ फाइंड करना है, ध्यान रहे ये एल्गोरिथम मैंने सॉल्व करना शुरू किया था अज्यूमिंग ए एज माय सोर्स वर्टेक्स। सोर्स वर्टेक्स चेंज हो सकता है, इसी एग्जांपल के लिए मैं हो सकता है आपको कहूँ कि बी से शुरू करें, क्या कह सकता हूँ एफ से शुरू करें, या कह सकता हूँ डी से शुरू करें, कोई भी सोर्स वर्टेक्स हो सकता है। तो सोर्स वर्टेक्स जो भी होगा यानी स्टार्टिंग पॉइंट, उसके लिहाज से आपका सोल्यूशन वेरी करेगा। ये सोल्यूशन ए को सोर्स मानते हुए किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा हूँ अगर पेपर में मैंने कह दिया कि बी के लिहाज से सॉल्व करें, बी सोर्स वर्टेक्स है, तो आपका सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, सेम एग्जाम्पल का सोल्यूशन बदल जाएगा, डिटो नहीं होगा। फिर बता रहा हूँ ऐसा ना हो कि एग्जाम में मैंने बी दिया, आपने ऑनलाइन समझते हुए वहीं से कॉपी पेस्ट किया, गलत हो जाएगा। तो सोर्स वर्टेक्स बदल जाने से आपका सोल्यूशन बदल जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि आप घर से कीट जा रहे हैं या कीट से घर आ रहे हैं, बाज़ औक़ात होता है कि रास्ता वन वे होता है, तो जाते वक्त जो आप रूट लेते हैं वो आते वक्त आपको रूट नहीं मिलता। या चलिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ से, आप जा रहे हैं डिग रोड की जो पीछे कॉलोनी है सादात कॉलोनी कहलाता है, आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं, सदर जा रहे हो, गुलशन जा रहे हो, कहीं भी हो, आप शारा फैसल आते हैं।
तो जब आप जहाँ से जा रहे होते हैं तो यहाँ से जो रास्ता है वो डिग रोड से स्टेशन के पास से एक रास्ता निकलता है, लेकिन जब आप वापस आना चाहेंगे ना तो वापस आने के लिए आपको वो रास्ता नहीं मिलता, बल्कि आपको आगे जो मेट्रो के पास से चेंज है, फ्लाईओवर है, वहां से घूम कर आना पड़ता है। तो ये वाली एग्जांपल हुई कि जाने का रास्ता कुछ और हो सकता है और आने का रास्ता भी कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो सेम मैप है लेकिन आने जाने का रास्ता बदल जाता है डिपेंडिंग कि आपकी सोर्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप डिग्री रोड की तरफ से सादत कॉलोनी से स्टार्ट हुए थे और जा रहे थे से गुलिस्तान जौहर, तो आपने जो रास्ता लिया वो कुछ और था, लेकिन अब आपने बदल दिया, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करके कर दिया गुलिस्तान जौहर और आना है आपने सादत का। इस केस में क्या होगा, आपका रूट बदल जाएगा। बिल्कुल वैसे इस ग्राफ में भी स्टार्टिंग पॉइंट मैटर करता है, मैं ये एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। खैर जो भी है, ये सोल्यूशन हमने ए के लिए क्या है, कंसिडरिंग ए एज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहे हैं इफ द सोर्स वर्टेक्स इज ए एंड द डेस्टिनेशन वर्टेक्स इज डी। मान लेते हैं कि इस केस में मैं डी पर जाना चाह रहा हूँ, देन द वेट इज 7 एंड द शॉर्टेस्ट पाथ कैन बी ट्रेस फ्रॉम द टेबल। कह रहे हैं ए से अगर मुझे डी पे जाना है, अच्छा यहाँ पे मुझे कैसे पता लगा 7 है, क्योंकि आपको सोर्स पहचानने का तरीका ये भी है कि सोर्स का वेट हमेशा 0 आता है। स्टार्टिंग पॉइंट जब लेता हूँ ना तो उसका कोई वेट नहीं होता, 0 है। और अगर मुझे ए से डी पर जाना है तो मुझे इसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 7। ए से अगर मैं कहूँ मुझे ई पर जाना है तो उसका कॉस्ट पड़ जाएगा 9। ए से अगर मुझे बी पर जाना है तो उसका कॉस्ट पड़ जाएगा 6। यानी ये जो टेबल बना हुआ है ये विथ रिस्पेक्ट टू ए बना हुआ है, यानी ए को सोर्स मानते हुए या ए को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए ये टेबल फिल हुआ है। तो टेबल में से तो मैं देख के फटाफट बता दूंगा भाई ये कॉस्ट है। लेकिन अगर अब मुझसे पूछा जाए कि रास्ता तो बताएं, ए से डी पर जाने का रास्ता क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करूंगा दिस टेबल। ठीक है, इस टेबल को कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैंने कहा ठीक है अगर मुझे डी पर जाना है ना तो मैं इस टेबल में क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ डी पर कैसे पहुंचा जा सकता है। डी को मैंने इधर फाइंड आउट किया और ट्रेस किया, डी पर अगर जाना है तो कह रहा है डी पर जाने के लिए आपको सी के थ्रू जाना जरूरी है। अच्छा मैंने कहा सी के थ्रू जाना जरूरी, मैंने कहा सी पर कैसे जाया जा सकता है, फिर मैंने सी को पिक किया, मैंने कहा सी पर अगर आपको जाना है तो ए के थ्रू जाया जा सकता है। दैट्स इट, हो गया काम। मुझे डी से एक्चुअली ए पर ही तो जाना था, मैं ये बिहेवियर रिपीट करता रहता जब तक कि मुझे अपनी सोर्स ना मिले। यानी मैंने रिवर्स में काम करना शुरू करा, मैंने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ से पीछे की तरफ बढ़ना शुरू करा और चेक किया कि मैं सोर्स पे कब पहुंचता हूँ। तो मुझे ये पता लगा कि डी से अगर मैं सी पर जाता हूँ और सी से मैं ए पर जा रहा हूँ, ये वाला रास्ता जो है वो बनता है। यानी इट मीन्स कि मैं ए से सी पर, अगर फिर इसको इस तरह रीड कर दूं तो मेरा ये पाथ बनेगा ए से सी देन सी टू डी। और अब आप यहाँ पे चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ये जो ऊपर ग्राफ बना हुआ है तो इसको चेक कर सकते हैं। अगर मुझे डी पर आना है ए से तो मैं यही वाला पाथ प्रेफर करूंगा। क्यों प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसका कॉस्ट कम है, और कितना कॉस्ट है वो आप इधर मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। 5 और +2 ये 7 ही है, और यहाँ पर भी मेंशन क्या है 7 है। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब मैनुअली आप चेक करें वेट अलग आ रहा हो और टेबल के अंदर अलग है। अगर ऐसा है तो आपने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो ये है अगर मैंने ए से डी कहा से, अगर मैं आपको क्वेश्चन बदल देता हूँ, कहता हूँ डेस्टिनेशन इज ई, ए से मैं कह रहा हूँ ई पर जाना है। ठीक है, ए सोर्स तो मैंने ए ही रखनी है क्योंकि टेबल ए के लिए बना हुआ है। जी साधन, ठीक है, सोर्स मेरी ए ही रहेगी, मैं डेस्टिनेशन बदल सकता हूँ इस टेबल में। तो से मैंने कह दिया मेरी डेस्टिनेशन ई है, मुझे ई पर जाना है, मुझे वेट तो पता लग गया भाई, ये कॉस्ट तो आएगा 9। अच्छा एफ का भी बता देता हूँ मैं, पहले ई कर लूँ। ई पर जाना है तो मैं पहले यहाँ पे जाऊंगा ई, ई से चेक करूंगा ई पे जाया जा सकता है थ्रू बी। तो ये आ गया पहली चीज, तो भाई मेरे पास आ गई ई से बी पर जा, ई से बी आ गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ई से बी आ गया। और अगर बी फिर मैं चेक करूँ तो बी से ये रहा, बी से अगर चेक करूँ तो ये, दैट्स इट, बी से ए हो गया। यही तो मुझे चाहिए था, यानी दूसरा चीज क्या आ गई मेरे पास, बी से मैं जा सकता हूँ ए पर। और अगर मैं इसको रिवर्स में रीड कर लूँ तो मेरा पाथ क्या बन जाएगा, ए से बी पर जाएं और बी से ई पर जाएं, तो ये आपका सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रूट है। तो यानी ये कह रहा है कि आप ए से बी पर जाएं और बी से एफ पर जाएं, तो ये वाला ज़्यादा बेहतर है। हालांकि आप देखें तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ सी के थ्रू, लेकिन अगर आप दोनों का वेट कैलकुलेट करें तो क्या आ रहा है, इत्तेफाक की बात यह है कि ये भी 5 3 8 आ रहा है और ये भी 6 2 8 आ रहा है। लेकिन चूंकि मैंने राउटिंग टेबल में, याद होगा आपको फिल करते वक्त एक जगह पे
क्या कहा था कि हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो पाथ मुझे मिला है वो इक्वल है, याद है दोनों जगह 8 8 आ रहा था। तो मैंने कहा मैं तो अपडेट सिर्फ तब करूंगा जो पाथ जो होगा शॉर्टेस्ट है। चूंकि टाई हो गई थी तो मैंने कहा जब मेरे पास ऑलरेडी सेम कॉस्ट का पाथ मौजूद है तो मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं। तो आपको याद होगा थर्ड आइट्रेशन में मैंने सी वाली चीज को रिप्लेस नहीं किया था। तो ये इस वजह से कि टाई के केस में वो वाला कंसिडर हो जाएगा जो पहले एक्सप्लोर किया गया हो। तो यहाँ पे बी वाला पाथ पहले एक्सप्लोर हुआ था, तो यहाँ पे बी वाला पाथ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं साधन का क्वेश्चन था सर एफ पर जाना हो तो एफ पर जाने के लिए कॉस्ट है 8 और एफ पर जाया जा सकता है। अगर नहीं जाया जा सकता तो यहाँ पर डैश लगी होती। ठीक है, एफ पर जाना है तो अब मैं कह रहा हूँ कैसे जाऊंगा, मैं चेक करता हूँ एफ पे जाना है तो पहले सी पर जाना होगा, फिर सी पर जाता हूँ तो सी से ए पर पहुंच जाऊंगा। यानी पाथ बनेगा ए टू सी देन सी टू एफ। तो ये कह रहे हैं कि एफ पर जाने के लिए भाई ये वाला पाथ, अच्छा मैंने अभी एफ ही बता दिया ना आप लोगों को, ई बता रहा था जबकि मैं उस वक्त, सॉरी सॉरी, जो अभी मैंने प्रीवियसली बताया वो एफ के लिए बता दिया मैंने। ई का पाथ जो है वो ये वाला होगा, ये वाला ई पर जाने का पाथ ये होगा। ई पर जाना हो तो अगर मैं इस तरफ से जाना चाहूँ तो फिर वो ये वाला पाथ होगा। सॉरी मैं ई के लिए बता रहा था और उसमें मैं एफ वाली एग्जांपल बता गया, जहन में दोनों एग्जांपल ओवरलैप हुए। तो ई का अगर आप कॉस्ट यहाँ से चेक करें, बी के थ्रू जाते हैं तो 6 + 3 9 आ रहा है, और इसके ए सी के थ्रू चेक करें तो 5 + 3 8 + 3 11 आ रहा है। तो ये कॉस्ट ज्यादा हो जाए। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो दैट्स द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जिसको हम डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम कह रहे हैं। इसमें जे साइलेंट है, ठीक है, तो इसको फंबल हो जाता है पढ़ने में काफी मरतबा, क्योंकि पता नहीं कौन से स्कॉटिश हैं कौन से साइंटिस्ट हैं, डोंट नो। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर आएगी। क्यों ऑफ एन स्क्वायर आएगी? क्योंकि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी तो उसको सॉल्व करने के लिए भी फिर मुझे नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है इस आज के लेक्चर में तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। और ठीक है, यहाँ पर ये भी मैंने ऐसे ही बना दिया था, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क, और शैल आई कंक्लूड द लेक्चर। तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हर मर्तबा ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर टेबल फिल किया है तो टेबल से ही आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ग्राफ से सिर्फ मैं टैली करवा रहा था कि देखें इस तरीके से जाएंगे और यही कॉस्ट आ रहा है हमारे पास। फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करूँ। हाँ, देयर कैन बी मैनी रूट्स साधन, एफ पर जाने के मल्टीपल रूट हो सकते हैं, लेकिन मैं वो वाला प्रेफर करूंगा जो मेरा राउटिंग टेबल बताएगा। ठीक है, ये जो राउटिंग टेबल मैंने फिल किया है इसके तहत मैं चलूंगा, क्योंकि ये मैंने फिल ही इसी तरह किया है कि मैं एक एक करके सारे पाथ चेक करता हुआ आया हूँ, और चेक करके मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि एफ पर जाने के लिए सी से होकर गुजरना है। और फिर सी मुझे बताएगा कि भाई सी कैसे बताएगा कि ए पे ऐसे जाए। ठीक है, तो मैंने ये जो टेबल, सर एफ भी होना चाहिए ना, कहाँ पर एफ होना चाहिए साधन? मुझे क्वेश्चन पूरा सही से पूछो। नहीं, बी पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, सॉरी सी पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, मैं वो दो एग्जांपल मिक्स कर गया था। ठीक है, ई और एफ वाली। अगर चाहें तो मैं आपको पीछे आइट्रेशन में दिखा सकता हूँ कि कहाँ पे हुआ था। थर्ड आइट्रेशन में हम चलते हैं, ये देखो, थर्ड आइट्रेशन पे आ जाते हैं और ये देख लो, बी ने पहले एफ को फिल किया है। ठीक है, नहीं सॉरी, सी ने पहले फिल किया है जैसे कि मैं कह रहा हूँ, और फिर बी ने एफ को किया है। तो यहाँ पे जो है टाई हो गई थी, 8 यहाँ पर पहले भी लिखा हुआ था और यहाँ पे भी पहले ही लिखा हुआ था। तो एफ ऑलरेडी फिल कर चुका था मैं सी से, तो कोई फायदा नहीं था, बी और सी में टाई हो रही थी, तो मैंने कहा क्या जरूरत अपडेट करने की, तो मैंने इसको सी ही लिखा रहने दिया था, अपडेट नहीं किया था। लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि अगर यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाता तो ये 7 बन जाता, फिर मैं इसको रिप्लेस कर देता सी को, फिर यहाँ पे लिख देता बी, क्योंकि फिर जो अब नया पाथ होता वो बेहतर हो जाता। लेकिन अभी बेहतर नहीं है, बराबर है, तो मुझे जरूरत नहीं है अपडेट करने की।
ठीक है, तो टाई वाले केस में मैं अपडेट नहीं करूंगा, ग्रेटर के केस में अपडेट नहीं करूंगा, लेकिन नया वेट अगर स्मॉलर आएगा तो फिर मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें, तो फिर उम्मीद करता हूँ क्यूरीज नहीं होंगी, अगर हूँ तो इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग जो है अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रोबेबली ये हमारा ना लास्ट लेक्चर हो, देन क्या कहना चाहिए कि सी यू नेक्स्ट टाइम और मे बी नॉट, देन अल्लाह हाफिज।